हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। आज हम लोग इस वीडियो में 14 अप्रैल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला न्यूज है, अभी रिसेंटली जो हमारे नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान है वहां से एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है। अभी जो अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, इन लोगों ने बोला है कि हम हिंदूज और सिख्स को वापस लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो कि 2021 में जब 15 ऑफ अगस्त में पूरी तरह से तालिबान काबुल फॉल ऑफ काबुल होने के बाद जब कैप्चर कर ली थी, तो उसके बाद वहां से हिंदूज एंड सिख्स जो माइनॉरिटी है वहां पे, उन लोगों ने वहां से छोड़ करके इंडिया में और कई कनाडा में चले गए थे। तो अब तालिबान का कहना है कि हम उन्हें वापस लाना चाहते हैं और उनके जो जमीन हथिया लिए गए हैं, कैप्चर कर लिए गए हैं, वो भी हम उन्हें वापस करेंगे। तो अभी ऐसा कहना है तालिबान का। इस स्टेटमेंट के बाद जब इंडियन फॉरेन ऑफिशियल से पूछा गया तो इसको एज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट के रूप में वो देख रहे हैं और ये एक गुड डेवलपमेंट की तरह, अच्छी डेवलपमेंट की तरह इंडियन फॉरेन भारत सरकार देख रही है। 2021 के बाद जब से तालिबान के अंडर में अफगानिस्तान आ गई है, यहाँ देख सकते हैं अफगानिस्तान यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कई एक रीगरस रूल्स बनाए गए हैं स्पेशली फॉर वीमेन। जैसे वीमेन स्कूल नहीं जा सकती है, पढ़ नहीं सकती है, इवन अकेला वो घूम भी नहीं सकती है पार्क वगैरह में। तो ये सारे रूल्स जो हैं स्पेशली फॉर वीमेन बनाए गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि अभी तो अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो हिंदूज और सिख के बुला रहे हैं, तो क्या लेकिन उनके सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाएगा? क्योंकि तालिबान तो उनका जमीन जो कैप्चर किए हुए हैं अभी उनसे ले करके वो इन्हें वापस कर देगी, लेकिन जिनसे जमीन लिया जाएगा और इन्हें वापस किया जाएगा तो क्या वो टारगेटेड किलिंग नहीं करेंगे हिंदूज और सिख को? तो ये अभी देखने वाली बात होगी। तो अभी ये ऐसा तालिबान का ऑफर है कि हम हिंदूज और सिख को, अपने माइनॉरिटी को वापस लाना चाहते हैं। तो चलते हैं अब क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रिसेंटली द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड दैट इंडिया इज हेल्पिंग 5 नेशन डेवलपिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, तो विच ऑफ द फ्लोइंग नेशन इज नॉट पार्ट ऑफ दिस? तो बताना है कि कौन सा देश उन 5 देश में नहीं आता है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड डी ऑप्शन है म्यांमार। यहां पे ऑप्शन डी म्यांमार। अभी इंडिया का जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने बताया कि वो अर्ली वार्निंग सिस्टम रिलेटेड टू वेदर फोरकास्ट के लिए वो 5 देश में अभी ये इंस्टॉल कर रहे हैं। तो वो देश है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, चौथा देश जो है मालदीव एंड फिफ्थ है मॉरिशस। तो ये 5 देश में अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल कर रही है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है से वेदर फोरकास्टिंग करेगी, जिसके कारण कई एक लाइफ को बचाए जा सकते हैं एंड प्रॉपर्टी का भी डैमेज को रोका जा सकता है कुछ हद तक। तो ये जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होते हैं उनको पहले से फोरकास्ट कर लेगी। ये जो एफर्ट है ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू इंस्टॉल अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये यूएन 2022 में, यूनाइटेड नेशन 2022 में एक इनिशिएटिव लॉन्च की थी, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, EW फॉर ऑल। ये इनिशिएटिव 2022 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसी इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन 5 देश में अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल कर रही है। अगर EW फॉर ऑल का एम देखें तो इसका एम है कि 2027 तक सारे लोगों को ये हजार्डस वेदर, वाटर और क्लाइमेटिक इवेंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो वो कैसे होगा? वो अर्ली वार्निंग सिस्टम से, कि कोई भी साइक्लोन हो गया या कोई भी हैवी रेन हो गए, स्नोफॉल्स हो गए जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, तो उनको पहले से अगर लोगों को बता दिया जाए तो उन्हें गवर्नमेंट क्या है एक सेफ पोजीशन पर ले जा सकती है और पीपल भी अवेयर रहेंगे कि अभी हमें कैसे बचना है।
तो इसलिए भी अभी यूनाइटेड नेशन 2022 में लॉन्च की थी अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। इसी के तहत इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट 5 देश में अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल कर रही है। अगर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो यह 1875 में इसको बनाया गया था। ये रिलेटेड ऑल मैटर रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट पे नजर रखती है। ये एजेंसीज है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर और इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है उसमें एक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी आती है। अगर इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखें तो ये मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन एंड प्रोवाइड करेंट एंड फॉरकास्ट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ये मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को फॉरकास्ट करती है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इरिगेशन, शिपिंग, एविएशन, ऑफशोर एंड ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड ईटीसी। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड फोरकास्ट करती है कि इस वर्ष कितना बारिश होने वाली है, किस एरियाज में कितना बारिश होगी। तो ये इससे क्या है कि फार्मर को भी मदद मिलती है, उनको कौन सा क्रॉप हार्वेस्ट करना है। तो ये फार्मर के लिए भी होती है। और इरिगेशन, शिपिंग से रिलेटेड भी ये मदद करती है। और फिशरमैन को भी ये बताती है कि कब साइक्लोन वगैरह आने वाले हैं, चाहे हाई वेव आने वाले हैं, तो उससे भी बचा जा सकता है। तो ये फोरकास्टिंग से रिलेटेड इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काम करती है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, नॉर्वेस्टर, डस्ट स्टॉर्म, हैवी रेन, स्नो, कोल्ड एंड इवन हीट वेव को भी ये फोरकास्ट करके बताती है कि इस वर्ष गर्मी और हीट वेव कितना रहने वाले। तो ये है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो दूसरा क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फ्लोइंग स्पेस एजेंसीज हैज बीन डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश अ स्टैंडर्ड फॉर द मून कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड लूनर टाइम एलटीसी। तो बताना इसरो, नासा, रॉस्कोमॉस या जैक्सा। तो किसको अभी ये डायरेक्शन दिया गया है कि एस्टेब्लिश करना है स्टैंडर्ड फॉर द मून। यहां पे बी ऑप्शन सही है, नासा। अभी व्हाइट हाउस ऑफिशियली जो है से डायरेक्ट की है नासा को टू क्रिएट अ टाइम स्टैंडर्ड फॉर द मून। तो ये देखिए अभी व्हाइट हाउस जो है सो डायरेक्ट की है। अगर मून की बात करें तो मून का जो टाइम है वो थोड़ा क्विक चलती है, 58.7 माइक्रो सेकेंड आगे रहती है हर दिन पे। तो ये पीपल के लिए तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब हमारे कोई भी मून मिशन होते हैं तो उसके लिए एक एक मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड भी इंपॉर्टेंट है। तो उसको मेंटेन करने के लिए अभी स्टैंडर्ड टाइम को बनाने की बात की है व्हाइट हाउस ने और नासा को डायरेक्शन दिया है। अगर इससे पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि अर्थ टाइम स्टैंडर्ड कैसे काम करती है। तो अर्थ टाइम जो है सो एक कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यूटीसी पे काम करती है, जो कि पूरे दुनिया में सारे देश इसको एक्सेप्ट करते हैं। और ये पेरिस, फ्रांस, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर के द्वारा सेटअप किया गया है, जो कि पेरिस एंड फ्रांस में है। इसके तहत 400 एटॉमिक क्लॉक प्लेस किए गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करती है ऑफ हाई एम्पलीट्यूड और एटम्स का, जैसे सीसियम 133। तो सीसियम 133 का जो फ्रीक्वेंसी रेजोनेट करती है उसको, उसका वाइब्रेशन को ये ऑब्जर्व करती है। उसके बाद टाइम का प्रिडिक्शन होता है। तो एक एटम, एक सीसियम एटम का इतना टाइम जब वाइब्रेट होता है तो 1 सेकेंड कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो टाइम कैलकुलेट किया जाता है हाईली स्टेबल होता है और अल्ट्रा एक्यूरेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो इस तरह से अर्थ का स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन किया जाता है। और जब एक बार यूटीसी, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, निकाल ली जाती है तो उसके बाद उसको 0 डिग्री मान करके 0 डिग्री लैटिट्यूड में रेडियन, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, तो उसके बाद हर देश अपने हिसाब से उसमें प्लस और माइनस करके अपना स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर ग्रीनविच मेरिडियन से अगर कोई वेस्ट में है तो वो माइनस करेगा ग्रीनविच मेरिडियन के टाइम से, और अगर कोई ईस्ट में है तो वो ऐड ऑन करेगा। जैसे इंडिया जो है सो प्लस ग्रीनविच मेरिडियन से 5.30 टाइम ऐड करती है, क्योंकि ये ग्रीनविच मेरिडियन जो कि इंग्लैंड से होकर के गुजरती है, वहाँ से 5 घंटा 30 मिनट ये पहले रहती है यहाँ का टाइम। तो इसलिए ध्यान रखिए। तो इस तरह से
अर्थ का स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट किया जाता है। तो इसी बेसिस पे अभी मून का भी स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने की बात की गई है, ताकि कोई भी अगर अभी क्या है कि अभी कोई भी देश अपना मून मिशन लॉन्च करती है, मून पे सैटेलाइट वगैरह जो भेजती है, वो इन अपना अपना अलग टाइम मेंटेन करती है, जिससे क्या है कि मून पे कई एक सैटेलाइट का कोलिजन होने का भी खतरा रहता है। लेकिन इसको कोलिजन को से बचने के लिए आपस में एजेंसियाज बात करती हैं और उसके बाद मैनूवर करती हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा मून के लिए, तो वो बिना बात किए भी उस टाइम को मेंटेन करके अपना पोजीशन मेंटेन कर सकती है एजेंसी। तो इसीलिए भी ऐसा सेटअप करने की बात की गई है यूएस के द्वारा, और ये सारे देश के लिए अवेलेबल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। India is the world largest consumer of crude oil and dependent on import to meet less than 50% of the requirement. Second statement है, OPEC plus account for roughly 40% of the world crude oil and 80% of the global oil reserve. थर्ड है, रशिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ OPEC plus. तो ये बताना है हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ऑप्शन ए, एनी वन। तो यहाँ पे केवल सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ओपेक जो है सो लगभग 40% अभी ऑयल का रिजर्व, वर्ल्ड क्रूड ऑयल मेंटेन करती है, वहीं इसके पास रिजर्व है 80% ऑफ ग्लोबल क्रूड। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है कि इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर नहीं है, बल्कि थर्ड लार्जेस्ट है। पहला पे है यूएसए, दूसरा पे चाइना, एंड थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया। तो और यहाँ पे जो सेकंड है कि इंडिया जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है 50% से कम है, तो ये भी गलत है। इंडिया लगभग 85% ऑफ देयर कंजम्पशन इंपोर्ट से ही पूरा करती है, तो ये 85% होगा। और ये रसिया जो है, ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, रसिया जो है सो ओपेक प्लस की पार्ट है। तो रसिया ओपेक प्लस का पार्ट है। ये जो डार्क कलर में है ये ओपेक कंट्री है, एंड ये लाइट कलर में ओपेक प्लस है, तो ये रसिया हो गया ओपेक प्लस में, कजाकिस्तान, ओमान, यहाँ पे दोनों सूडान हो गए, साउथ सूडान एंड सूडान। उसके बाद ये मैक्सिको, ये सारे देश जो हैं सो ओपेक प्लस में है। ये ब्रुनई, ये हो गया मलेशिया। तो ये ओपेक कंट्री है। अभी ओपेक जो है सो टोटल 12 कंट्रीज है ओपेक में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसको सबसे पहले सितंबर 1960 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था एग्रीमेंट के तहत। वहाँ कहाँ पे? बगदाद, इराक में। इसका फाउंडिंग मेंबर जो है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला, तो ये देश मिल करके आपस में ओपेक कंट्री बनाए थे। और ये कुछ देश हैं जो कि इसके मेंबर बने थे, लेकिन इनमें से 5 देश जो हैं चाहे तो उन्हें हटा दिया गया या खुद इससे विड्रॉ कर लिए हैं। तो वो देश हैं, पहला है इक्वाडोर, जो कि इसका मेंबर नहीं है। फिर है अंगोला, अंगोला भी इसका पार्ट अब नहीं है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी इस ग्रुपिंग का पार्ट नहीं है। गैबोन, ये भी इस ग्रुपिंग का पार्ट नहीं है। तो ये 4 देश जो हैं से इसके मेंबर नहीं है। अभी टोटल 12 मेंबर हैं ओपेक कंट्रीज, तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू द सीडीपी सुरक्षा कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है, इट इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटेड विथ पीएम किसान। दूसरा है, इट अलाउ एन इंस्टेंट डिसबर्सल ऑफ सब्सिडीज टू द फार्मर इन देयर बैंक अकाउंट बाय यूटिलाइजिंग द ई रूपी वाउचर। थर्ड है, द प्लेटफॉर्म कैन बी यूज्ड टू ऑर्डर प्लांटिंग मटेरियल सच एज सीड्स एंड सीडलिंग्स। तो बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है रिलेटेड टू सीडीपी सुरक्षा। सीडीपी सुरक्षा जो है से हॉर्टिकल्चर जो है उसके फार्मर के मदद के लिए इसको बनाया गया है। अगर सुरक्षा
इसमें जो शब्द है उसका अगर हम मीनिंग देखें तो सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। तो ये सुरक्षा स्टैंड फॉर ये है। और इसके तहत क्या है कि ई रूपी के तहत सब्सिडी प्रोवाइड किए जाते हैं हॉर्टिकल्चर फार्मर को, और वो प्रोवाइड किया जाता है एनपीसीआई के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो सीडीपी सुरक्षा है ये इसका डाटाबेस इंटीग्रेशन है विथ पीएम किसान। पीएम किसान के साथ इसका डेटाबेस इंटीग्रेटेड है। उदय वैलिडेशन मतलब आधार के साथ ई रूपी इंटीग्रेशन, लोकल गवर्नमेंट डिक्शनरी डायरेक्शनरी। तो ये सारे चीजों के साथ इसका डाटा इंटीग्रेटेड है। तो ये हमारे हॉर्टिकल्चर फार्मर को मदद के लिए सीडीपी सुरक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च की गई है। ये काम कैसे करती है? तो ये प्लेटफॉर्म जो है से अलाउ करती है फार्मर को, वेंडर्स को, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, क्लस्टर डेवलपमेंट एजेंसीज एंड ऑफिशियल ऑफ द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, तो इन सबको मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड किया जाता है। फार्मर अपने मोबाइल नंबर से इस प्लेटफॉर्म में लॉगिन करती है और सीड्स, सीडलिंग्स एंड प्लांट ऑर्डर करती है एज पर देयर रिक्वायरमेंट। उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार वो ऑर्डर करती है। उसके बाद उनसे उनका कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है कि वो कितना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने तरफ से। तो वो जब अमाउंट एक सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सब्सिडीज उसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं, और उसके बाद जो भी उनको टोटल अमाउंट का बेनिफिट मिलेगा और सीड जो भी वो चुने हैं सीड या प्लांट्स उनको मिलेगा, वो ई रूपी भाउचर के रूप में जनरेट किया जाता है और उनके मोबाइल पर थ्रू एसएमएस या बारकोड के तरह ई वाउचर प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जब ई वाउचर को लेकर के जाते हैं वेंडर के पास तो वहां से उनको उनका प्लांट्स, सीडलिंग या सीड्स उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। ई वाउचर क्या कहते हैं? ई वाउचर जो है से एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। ई वाउचर जो है से एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जनरेट किया जाता है, क्योंकि अगर एक बार ई वाउचर अगर सीड्स के लिए जनरेट हुआ तो उस ई वाउचर से फार्मर जो है से केवल सीड्स ही खरीद सकते हैं। अगर फर्टिलाइजर के लिए ई वाउचर जनरेट किया गया है तो उससे फार्मर जो है से ये फर्टिलाइजर ही खरीद सकते हैं। तो इस ये ई वाउचर होता है और ये एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये सीडीपी सुरक्षा हॉर्टिकल्चर फार्मर को मदद करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, विथ रेफरेंस टू द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि 5th स्टेट ऑफ मैटर है, तो बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है इट एग्जिस्टेंस वाज पोजिस्टेड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। सेकेंड है इट इज फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ ए सर्टेन एलिमेंट आर हीटेड टू नियरली क्रिटिकल टेम्परेचर। थर्ड है इट कैन बी यूज टू क्रिएशन ऑफ एटॉमिक लेजर एंड एटॉमिक क्लॉक। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। यहां पे बी ऑप्शन सही है, एनी टू, क्योंकि ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। ये हीट नहीं किया जाता है बल्कि इसको कूल डाउन किया जाता है। कोई भी एलिमेंट को कूल डाउन किया जाता है नियर एब्सोल्यूट जीरो। मतलब 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां तक किसी एलिमेंट को जब कूल डाउन किया जाता है तो वो बन जाता है 5th स्टेट ऑफ मैटर, जो कि एल्बर्ट आइंस्टीन एंड इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा यह थ्योरी दिया गया था। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। अगर हम मैटर, एटम और मॉलिक्यूल जो कि बेसिक है उसके बारे में देख लेते हैं। एवरीथिंग दैट टेक अप अ स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। और मैटर जो है से मेडअप होता है एटम का, और एटम बना हुआ होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। और एटम जब कम टुगेदर आपस में तो फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो है से बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का। बोथ एटम एंड मॉलिक्यूल हेल्ड टुगेदर, आपस में जुड़े हुए रहते हैं एक प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी से, वो होता है केमिकल एनर्जी। तो ये हुआ मैटर। टोटल 5 तरह का फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं। 4 होते हैं नेचुरल। पहला लिक्विड, सॉलिड, गैस एंड प्लाज्मा।
एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच बैंक बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप आइलैंड? HDFC, ICICI, एक्सिस, यस बैंक। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, HDFC बैंक। अभी HDFC बैंक पहला बैंक बना है जो कि अपना ब्रांच ओपन की है लक्षद्वीप पे। और अगर लक्षद्वीप पे आइलैंड की बात करें तो ये कवाराती आइलैंड पे अपना ब्रांच ओपन किए हैं। तो कवाराती आइलैंड जो लक्षद्वीप का पार्ट है, तो वहां पे HDFC ने अपना पहला ब्रांच और पहला प्राइवेट बैंक बनी है जो अपना ब्रांच ओपन की है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे टू ऑल।